जय हिंद मित्रों, हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद शरण IAS में आपका स्वागत है। इस समय हमने मॉडर्न इंडिया की हिस्ट्री की क्लासेस जो प्रीलिम्स की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है और वनडे एग्जाम में जो हिस्ट्री आती है उसके लिए हमने एक क्लास शुरू की है और इसमें आपके फैक्ट और थोड़े से आपके कंसेप्ट दोनों क्लियर करता हुआ चलूँगा। इसको आप छोटी छोटी क्लासेज में आप पूरी हिस्ट्री, पूरी मॉडर्न इंडिया जल्दी ख़त्म कर देंगे। ये बंगाल पर अंग्रेज़ों का आधिपत्य, ये दूसरी क्लास है। ये जो है क्लास 2 है, बंगाल पर अंग्रेज़ों का आधिपत्य कैसे हुआ। अभी हमने पहली क्लास में उत्तरकालीन मुग़ल की व्यवस्था, मुग़ल का शासक कौन थे और एक नॉर्मल समरी मैंने बताई थी कि शासक कैसे थे, क्या स्थितियाँ थी। इसमें आप देखेंगे कि जो बंगाल था उत्तरकालीन मुग़ल काल में, या कह सकते हैं कि औरंगजेब के मरने के बाद 1707 में मरता है, उसके बाद की स्थितियां बंगाल में किस तरह से बहुत तेज़ी से चेंज होती हैं और उस चेंजिंग का फ़ायदा अंग्रेज़ किस तरह उठाते हैं, उस चेंजिंग का फ़ायदा अंग्रेज़ किस तरह उठाते हैं। और दक्षिण भारत में इतने समय तक, यानी 1600 में कंपनी स्थापित हुई और 1611 में सूरत में स्थापित उनकी फैक्ट्रीज, 1608, 1611 उसके बाद दक्षिण भारत में ही जमे रहे। लेकिन कैसे उन्होंने जो आधिपत्य जमाया वो कहाँ जमाया, बंगाल में आकर के 1757 के प्लासी के बाद इन्होंने पूरा जड़ जमाया और वहीं से बेल इनकी अंग्रेज़ों की प्रशासन की बेल पूरे भारत में फैली। पूरे भारत में वहीं से प्रशासन इनका फैला। पहला आधिपत्य उन्होंने कहाँ जमाया, बंगाल में। पूरे दक्षिण भारत में ये वो चीज़ नहीं कर पाए। तो ऐसी कौन सी परिस्थितियाँ बंगाल में उत्पन्न हुई, ये इसके लिए हम देखेंगे कि बंगाल में उस समय 1717 से लेकर के या औरंगजेब के मरने के बाद नवाबों की क्या स्थिति थी, क्योंकि वहाँ पर सीधा शासन बहुत कम रहा है। हम जानते हैं कि आप देखेंगे कि चाहे पूर्वोत्तर हो, बहुत दूर की स्थिति, बहुत दूर हो, या दक्षिण भारत हो या पश्चिमोत्तर हो, जो सुदूर है, दिल्ली से जितनी दूरी है, वहाँ पर शासन की पकड़ उतनी कम है। ये आप स्पष्ट रूप से जानते हैं। जितनी दूरी शासन की पकड़, क्योंकि संचार साधन उतने नहीं थे वहाँ पर। पश्चिमोत्तर में जाइए, अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान वाला हिस्सा, ये पहले ही जैसे ही मौका पाते थे बिदक जाते थे। इसी तरह दक्षिण भारत में अलाउद्दीन खिलजी ने पूरा कवर किया, मलिक काफूर के द्वारा तमाम प्रयास किया। उधर समुद्रगुप्त ने किया था, उधर अशोक के समय में, चंद्रगुप्त मौर्य के समय सब हुआ था, लेकिन बहुत समय तक ये लोग अपने कब्जे में उसको नहीं रख पाए थे। चंद्रगुप्त मौर्य ने किया था, उसके बाद बिंदुसार के समय स्थिति यथास्थिति बनी रही, लेकिन अशोक को पुनः जो है कब्जे के लिए पुनः प्रयास करना पड़ा दक्षिण भारत में। तो ऐसे बंगाल की स्थिति भी थी। बंगाल में शासन सल्तनत काल के बाद से ही प्रयास शुरू हो गए और मुग़ल काल में हुमायूं, जानते हैं, हुमायूं को हराने वाला उधर, वहीं पूर्वोत्तर का पूर्वी भाग में शेरशाह, उसका आधिपत्य उधर ही था। पहले जौनपुर का था, बाकी उसने बंगाल में अपनी स्थिति सुदृढ़ की और हराया भी उसने उधर ही। इसी तरह से जो बंगाल था, ये एक तो समुद्र के किनारे था, ऊपर से ये यहाँ की क्लाइमेट थोड़ी सी वेट है और यहाँ पर धान की फसल या फसलें, पहला जो साम्राज्य बना बिहार और बंगाल को मिला के ही बना था। तो यहाँ की जो स्थिति थी थोड़ी सी अच्छी थी, परिस्थितियाँ ठीक थी, तो कृषि उसी हो जाती थी जब आवागमन बाहर से नहीं था। तो ये क्या होता था कि समृद्धि की वजह से ये यहाँ पर जो भी सशक्त मुग़ल शासक होता था या सशक्त सामंत होता था, वो अपने आप को स्वतंत्र कर लेता था जैसे ही केंद्र कमज़ोर पड़ता था। और यही स्थिति हम बताना यही प्रयास कर रहे हैं कि यही स्थिति मुग़ल काल में, उत्तर मुग़ल काल में हुई। जब औरंगजेब मरा तो कोई सशक्त शासक हुआ नहीं और धीरे धीरे स्थितियाँ कमज़ोर पड़ने लगी। हम देखेंगे कि बंगाल में कौन कौन से उस समय शासक हुए। तो ये पहला था मुर्शीद कुली खां, ये रहा 1717 से 1727 तक, ठीक। इसके बाद शुजाउद्दीन हुआ, ये 1727 से 1739 तक रहा। और इसके बाद कौन हुआ, इसके बाद सरफराज हुआ। सरफराज 1739 से 1740 तक रहा। फिर मुर्शीद कुली खां के बाद अलीवर्दी खां आया।
अभी बताते हैं इनके बारे में थोड़ा थोड़ा। अलीवर्दी खां आया। अलीवर्दी खां कब तक रहा? 1740 से 1756 तक ईस्वी है सब। और अलीवर्दी खां के बाद इसका दामाद था सिराजुद्दौला, जो प्लासी के युद्ध में भाग लिया। कौन था? सिराजुद्दौला। ये रहा 1756 से 1757। जब ये हार गया तो गद्दार जो था मीर जाफ़र ये हुआ 1757 से 1760 ईस्वी। और पुनः मीर कासिम बना, इसी का दामाद था मीर कासिम। ये कब बना? 1760 से 1763। और मीर कासिम के बाद फिर मीर जाफ़र बना 1763 से 1765, यानी बक्सर का युद्ध जो हुआ था ये 64। ये मीर जाफ़र था, उससे पूछा गया एक बार। ये मेन शासक हुए। उसके बाद एक दो शासक और नजमुद्दौला हुआ, उसके बाद एक शासक और हुआ, 2-3 हुए। उसके बाद मुगल पूरी तरह मिला लिया गया। हालांकि कठपुतली ये यहीं से हो गए थे। सिराजुद्दौला के बाद ये यहाँ से कठपुतली शासक थे, क्योंकि सिराजुद्दौला को हराने के लिए मीर जाफ़र ने गद्दारी की थी और अंग्रेज़ों ने इसको भी नहीं बख्शा, अच्छे से इसका शोषण किया, चूसा इसको, इसकी सारी संपत्ति बंगाल की लूटी। और जब काम लायक नहीं रहा तो मीर कासिम को बनाया। मीर कासिम जब बगावत करने लगा तो इसको हटा के फिर मीर जाफ़र को बनाया और संपत्ति के अर्जित किया। तो स्थितियाँ ऐसे ही बनी। जो मुर्शीद कुली खां था, पहला शासक जो था मुर्शीद कुली खां, ये बहुत ही योग्य शासक था। और जब 1707 में औरंगजेब मर गया, औरंगजेब के समय में भी यहाँ का जो राजस्व था बंगाल का, मुग़ल जो ख़ानदान था ये यहाँ के राजस्व का इंतज़ार करता था, क्योंकि खर्चा इन्हीं से चलता था। बाद के समय में इसी के राजस्व से जो मुग़लिया सल्तनत थी, मुग़ल साम्राज्य के शासक थे, उनकी जो है यहीं से चलती थी। और ये वहाँ की जो हरम की महिलाएं होती थी वो इसकी राह देखा करती थी कि कब ये जो यहाँ का पैसा आए, यहाँ का आए। और मुर्शीद कुली खां जब तक जीवित रहा तब तक उसने जो है भेजा पूरा। इसने बंगाल में कुछ चीज़ें नई शुरू की, जैसे इजारा व्यवस्था शुरू की, और दूसरी इसने तकावी ऋण। इजारा व्यवस्था मतलब ठीक है व्यवस्था, उसने ज़मींदार से या जो वहाँ के समृद्ध जो इच्छुक थे उनसे तय कर लिया कि हमको इतना लगान चाहिए, और ये जो है किसान से वसूल के देते थे। इजारा व्यवस्था, ठेकेदारी व्यवस्था। और तकावी ऋण मतलब किसानों को फसल उगाने के लिए अगर पैसे की जरूरत थी तो ऋण भी देते थे, तकावी ऋण से कहा जाता था। वो मुग़ल का सल्तनत काल में भी था, मोहम्मद बिन तुगलक ने दिया था। तो ये दो चीज़ें थी, इससे जो है समृद्धि इस समय बहुत तेज़ी से बढ़ी। और बंगाल एक, चूँकि स्थिरता यहाँ थी, इतने सारे शासक 1765 तक देख रहे हैं, स्थिरता बनने की वजह से यहाँ जो है शासन एक स्टेबिलिटी होने की वजह से, इसी का 10 साल तो इसी का रहा, फिर 27 से 39 तक ये रहा, 40 मतलब यहाँ तक स्टेबिलिटी थी। तो इससे जो है यहाँ पर समृद्धि पनपने लगी और समृद्ध देश का पूरे देश का एक समृद्ध प्रांत बन गया। अब जानते हैं जहाँ गुड़ होगा वहाँ चीटा जाएगा ही। और इस समय चीटे की स्थिति अंग्रेज़ों की थी। अंग्रेज़ चीटे थे, ये गुड़ खोजते रहते थे भारत में, और उन्होंने यहाँ के गुड़ की सुगंध महसूस कर ली। और दक्षिण भारत के बजाय इन्होंने यहाँ जब प्रयास किया बंगाल में, तो ये अपनी स्थिति सुदृढ़ करने में सफल रहे। अब इसके सफल रहने में इन लोगों का भी बहुत बड़ा हाथ है। जैसे शुजाउद्दीन 1739 में तक रहा, इसके बाद सरफराज आया 1740 तक, 1739-40 तक। अलीवर्दी खां ये बिहार का सरसूबेदार था, बिहार का सरसूबेदार। इसने जो है सरफराज खां की हत्या कर दी और शासक बन गया अलीवर्दी खां। ये भी एक बहुत ही योग्य शासक था। इसने बंगाल में बहुत किसानों के लिए और यहाँ की समृद्धि के लिए बहुत अच्छा काम किया, और धीरे धीरे बंगाल की स्थिति पहले से भी अच्छी हो गई। इसने अंग्रेज़ों के विषय में कहा कि ये उन मधुमक्खियों के समान है, अगर इनको मत छेड़ो तो शहद देंगी, अगर छेड़ोगे तो काट खाएंगी। लेकिन इसकी सबसे बड़ी गलती ये थी अलीवर्दी कि इसने समय रहते रोकथाम नहीं किया और जैसे तैसे निकालता रहा अपना समय। समृद्धि और अपना बचाने में तो कामयाब रहा, समृद्धि भी इसने बढ़ाई, सारा कुछ रहा। लेकिन अंग्रेज़ इसके समय में बढ़ते रहे और इन्होंने अंग्रेज़ों की नीयत जानते हुए भी अंग्रेज़ों के खिलाफ कुछ नहीं किया।
इसके बाद इसका दामाद हुआ सिराजुद्दौला। 1756 में सिराजुद्दौला बना। इसी समय एक घटना घटी थी 20 जून 1756 में, 20 जून, ये ब्लैक होल की घटना। इसमें जेड हालवेल थे, हालवेल, ये जेड हालवेल थे। ये बताया जाता है कि जब कलकत्ता में किलेबंदी कर रहे थे अंग्रेज़, तो सिराजुद्दौला ने उनको मना किया, माने नहीं। तो भाई किसी संप्रभु शासक के लिए बड़ी मुश्किल काम था कि वो उसकी प्रजा ही उसकी आज्ञा ना माने। तो वो गुस्सा करके गया और उसने जो है वहाँ से कल अंग्रेज़ों को खदेड़ा। कुछ लोग 146 लोग एक कमरे में, छोटे से कमरे में छुपे हुए थे। इसने उसको बंद करा दिया। बाद में सुबह जब खोला गया तो 23 अंग्रेज जीवित निकले। इसमें जेड हालवेल भी थे। इन्होंने ही इस ब्लैक होल की घटना का बाद में व्यापक प्रचार प्रसार किया, सिराजुद्दौला के खिलाफ भी और भारतीयों के खिलाफ भी, उनके ह्यूमैनिटी के खिलाफ भी। बहुत लंबे समय तक इसका प्रचार प्रसार चलता रहा और जेड हालवेल ही इसके कर्ता धर्ता थे और इस कहानी के जन्मदाता भी यही थे। और इस घटना के बाद अंग्रेज़ों ने कमर कस लिया कि इसको हटाना है और उन्होंने मीर जाफ़र जो सेनापति था, सिराजुद्दौला का सेनापति था, इससे घसीटी बेगम थी और वहाँ का जगत सेठ था या कलकत्ता का सेठ था, इनसे मिल करके इसने जो है अंग्रेज़ों ने एक षड्यंत्र रचा और सिराजुद्दौला खिलाफ प्लासी के युद्ध में सिराजुद्दौला खिलाफ एक युद्ध की घोषणा या कह सकते हैं कि उस पर इतनी शर्तें ला दी जो संभव नहीं थी। तो एक युद्ध असंभावी हो गया और 20 जून 1757 को प्लासी में एक युद्ध हुआ जिसमें मीर जाफ़र अपनी सेना को लेकर के अलग किनारे खड़ा रहा। इसमें केवल मीर मदान और मोहन की अगुवाई में एक टीम अंत तक लड़ती रही और ये दोनों मारे गए। और उसके बाद ये हार गया और ये जब भाग रहा था इसका सिर काट लिया। मीर जाफ़र के लड़के ने सिराजुद्दौला का सिर काट लिया। इस तरह से मीर जाफ़र की ताजपोशी हुई और 1757 से 1760 तक ये शासक रहा और इसने अंग्रेज़ों को कृतज्ञ होकर के उनको ढेर सारे उपहार दिए और राजस्व, अब एक तरह से कह सकते कठपुतली शासक होगा, जो चाहते थे इससे करवाते थे। लेकिन ये जब ऊब गया, थोड़ा आनाकानी करने लगा तो इसने मीर कासिम को शासक बनाया। लेकिन मीर कासिम 1760 मीर कासिम जब बना तो भी एक योग्य शासक था और इसने कोशिश किया कि ये मुर्शिदाबाद से अपनी मुंगेर स्थापित की राजधानी। मीर कासिम ने मुर्शिदाबाद से मुंगेर, लेकिन पहले इसकी राजधानी ढाका थी। तो ढाका से मुर्शिदाबाद अलीवर्दी खां ने, मुर्शिद कुली खां ने किया था। मुर्शिदाबाद गई, मुर्शिदाबाद से मुंगेर गई और ताकि अंग्रेज़ों के हस्तक्षेप से बचा जा सके, लेकिन ऐसा संभव नहीं हुआ और अंग्रेज़ों ने उसकी नीयत को भांप करके लगातार सुर दबाव बढ़ाया और गद्दी छोड़ने के लिए मजबूर कर दिया। अंत में मीर जाफ़र को पुनः 1765 में शासक बना। मीर कासिम आगे क्लास में बताएंगे मीर कासिम किस तरह से अवध के नवाब और मुग़ल बादशाह के साथ मिल करके एक अंतिम प्रयास किया 1764 में बक्सर के युद्ध में। 1764 में बक्सर के युद्ध में एक अंतिम प्रयास किया और इसमें हारने के बाद जो प्लासी के युद्ध में एक शुरुआत हो गई थी, उसने भारत में अंग्रेज़ों के राज्य स्थापना की मुहर बक्सर के युद्ध में लगा दी। आगे क्लास में देखेंगे कि किस तरह से बक्सर का युद्ध हुआ था, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वीडियो अच्छा लगा लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर। इस तरह से लगातार वीडियो प्राप्त करने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।